So hey guys, welcome again to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम का, और आज में हम इसमें जो फिशेज़ हैं उसके इंटेग्यूमेंट्स के बाद उसकी स्किन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. तो जो इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम होता है गनाथास का पढ़ेंगे हम पहले. मतलब जो साइक्लोस्टोम्स इंक्लूड होता है जिसमें लैम्प्रे हैगफिश उसका पढ़ेंगे. तो ये सब तो ये बात कॉमन है, हम लोग सब जानते हैं कि जो लैम्प्रे की स्किन होती है वो स्मूथ होती है. ठीक है, उसमें सिक्रीशंस होते रहते हैं कंटिन्यूसली, कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता, एक म्यूकस सा स्लिपरी सा सिक्रीशन होता रहता है ना. तो उसकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे हम पढ़ेंगे अभी वो बॉनी फिश और शार्क्स वगैरह में जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो कुछ लेयर्स को कंटेन करती है डैट एक्टिवली सिक्रीट्स अ थिन क्यूटिकल, जो एक थिन क्यूटिकल का फॉर्मेशन करते हैं. ग्लैंड सेल डेट प्रोड्यूस स्लाइम आर मिक्सड विद द एपिडर्मल सेल्स. ये जो एपिडर्मल सेल्स है इनके बीच बीच में ग्लैंड सेल भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मतलब इंटरमिक्स होता है ग्लैंड सेल और जो एपिडर्मल सेल है स्प्रेड होता है पूरे में. एपिडर्मल सेल और ग्लैंड सेल जो होता है उसी में मिक्स होता है. इन एडिशन द स्किन ऑफ हैगफिश इंक्लूडेड थ्रेड सेल्स दैट डिस्चार्ज थिक ऑफ म्यूकस टू द स्किन सरफेस व्हेन द फिश इज इरिटेटेड. जो हैगफिश होता है, हमने जो हैगफिश पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो ये हैगफिश होता है एक इसके पास एक थ्रेड सेल होता है, मतलब एक थ्रेड सेल होता है जो क्या करता है बेसिकली, जैसे कोई इन्हें टच करता है इरिटेट करता है तो एक वो वाइट कलर का स्लाइम सा एक म्यूकस सा सिक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी के ऊपर. ठीक है, जिससे जो सामने वाला वो होता है, जो भी वो होता है ना हमलावर, वो समझ जाता है और हट जाता है वहाँ से, डर जाता है, कुछ भी मतलब अपने डिफेंस के लिए उसे यूज़ करते हैं. द डर्मिस इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू रेगुलर लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. Hagfish also process multicellular slime glands that release their product through duct or to the surface. ठीक है, हैगफिश के पास भी बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस तक अपना जो भी वो होता है सिक्रीशन होती है वो एक डक्ट के थ्रू करते हैं. ठीक है, और इनकी जो पूरी डर्मिस होती है वो डेवलप होती है, अच्छे से वेल डेवलप होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, और उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स पाई जाती है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वेल डेवलप फाइब्रस लेयर की टिश्यू जो होती है वो उसमें रहती है. अब हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंटल सिस्टम ऑफ कॉन्ड्रोसिटाइज. कॉन्ड्रोसिटीज में क्या आते हैं, हमारे शार्क्स वगैरह आते हैं पहली बात तो. ठीक है, ये जो होते हैं कार्टिलेजियस फिश होते हैं. डर्मल बोन इज एब्सेंट बट द सरफेस डेंटिकल टर्म्ड प्लैकॉइड स्केल्स परसिस्ट. ठीक है, इनमें जैसे प्रिमिटिव फिश जो होती थी ना हमारी, तो उनके पास डर्मल बोन्स वो होती थी स्केल्स, डर्मल स्केल्स होते थे जो डर्मल बोन से अटैच होती थी. बट इनके पास कोई डर्मल स्केल्स वगैरह नहीं होता है, इनके पास सीधा प्लैकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो इनकी बॉडी को एक रफ सा फील देता है. ठीक है, एक रफ टेक्सचर देने का काम करता है. ठीक है, द टाइनी प्लैकॉइड स्केल्स फेवरली अफेक्ट द वाटर फ्लोइंग अक्रॉस द स्किन एज द फिश स्विम forward to reduce friction drag. Numerous secondary cells are present in the epidermis as well as stratified epithelial cells. अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो ये वाटर है, जैसे वाटर करंट को अपोज करने के लिए जो प्लेकॉइड स्केल्स है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. जैसे हम जानते हैं कि शार्क का वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उससे हम उन सबको मैनेज करने के लिए जो ये प्लैकॉइड स्केल होते हैं जब ये पानी के थ्रू जाते हैं तो फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं, तो वो वाटर करंट को चीरते हुए सीधा चलते रहते हैं. ठीक है, जो डर्मिस होती है वो अगेन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है. उसमें इलास्टिक टिश्यूज़, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं. ठीक है, एक इनके पास ना एक लेयर सी प्रेजेंट होती है, जैसे सपोज करिए पहले इलास्टिक फाइबर्स की लेयर है, फिर कोलेजन फाइबर्स की लेयर है, फिर दोनों जो फाइबर्स है वो इंटरमिक्स है. ऐसे ऐसे लेयर्स बनी हुई होती है जो काफ़ी ज़्यादा इन्हें वो स्टिफनेस प्रोवाइड करवाती है इनकी बॉडी को. ठीक है, और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराती है. जब ये टर्न लेते हैं पानी में, तो जो ये राउंड होते हैं तो उसमें भी ज़्यादा ये हेल्प करती है. इनकी बॉडी जो होती है व्रिंकल नहीं होती है, पूरी तरीके से बैंड नहीं हो जाती है, पलट नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. द प्लेकॉइड स्केल डेवलप इन द डर्मिस बट प्रोजेक्ट थ्रू द एपिडर्मिस टू रीच द सरफेस. ठीक है, जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं ये बनते तो डर्मिस में, बट ये जो होते हैं उसको पियर कर देते हैं, जो हमारा एपिडर्मिस है उसमें पे होल करके
बाहर आ जाते हैं, ठीक है। द कैप ऑफ एनिमल फॉर्म द टिप डेंटाइन लाइज बीनीथ द पल्प कैविटी रिसाइड विद इन, ठीक है। जो वो होता है, जो कैप होता है, जो टिप होती है उसकी, हमारे क्या नाम है ये प्लाकॉइड स्केल की, तो उसमें जो होती है डेंटाइन प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि ये बनता कैसे है। ये हमारी स्किन की लेयर होती है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे वो मेसोडर्मल सेल का ना एक्यूमुलेशन होने लगता है, इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है। मैं शुरू से बता रही हूँ डायग्राम बना के। ये हमारी स्किन है, ये स्किन है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे मेसोडर्मल सेल का एक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद ये स्किन कैसे हो जाती है, कुछ देर टाइम बाद ये स्किन थोड़ी ऐसी हो जाती है जब इसका वो होने लगता है कंटिन्यूसली, जब एक्यूमुलेशन होने लगता है तो स्किन थोड़ी इनकी जो होती है ऊपर जाती है, ऊपर हो जाती है। फिर यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एक सेल्स की लेयर आ जाती है, इन्हें हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये समझ तो कुछ आ नहीं रहा होगा इसमें राइटिंग, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट सेल आ जाते हैं एंड देन फिर यहाँ पे एक लेयर आ जाती है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, ये इसके बीच में जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है और जो ये रेड कलर की लाइन है, इसके बीच में है ये जो डेंटाइन है, ठीक है। ये डेंटाइन की लेयर आ गई। तो धीरे धीरे ये जो होता है ऐसे कन्वर्ट होता रहता है। और ये जो ब्लू कलर में है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर में है, ये एमिलोब्लास्ट सेल है, एमीबोब्लास्ट सेल है, ठीक है। तो ऐसे होते रहेगा और फिर जाके जो ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा ऐसे बन जाता है। ये बन गई आपकी एक प्लाकॉइड स्केल। ये डेंटाइन, एक मिनट, यहाँ पे ये डेंटाइन प्रेजेंट है, सेंटर में डेंटाइन प्रेजेंट होता है। और इसके जो साथ में होता है ये जो लेयर होती है, ये विट्रोडेंटाइन होती है। इस लेयर को हम कहते हैं, इसके जो आसपास की लेयर होती है टॉप में, इसको हम विट्रोडेंटाइन लेयर कहते हैं। और यहाँ पे बॉटम में, यहाँ पे एक बॉटम में पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है, जिससे जो भी होता है इनका लेना देना मतलब वो वैस्कुलर सिस्टम ये सब यहीं पे होता है। न्यूट्रिशन थोड़ा लेना देना जो भी होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है। यहीं पे आपको बोनी ऑसिकल्स दिखने को मिल जाएगी जो इससे अटैच होती हैं थोड़ी। और यहीं पे एक सीमेंट बोलते हैं उसे, एक स्ट्रक्चर होता है जो इन प्लाकॉइड स्केल को होल्ड करने का काम करता है। वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसे हम सीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं जो मैंने बताया आपको, मिलेनोसाइट्स बने, स्केल्स कैसे डेवलप हुआ, इसका वही लेयर है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो ये बना है, जो प्लेकॉइड स्केल का फॉर्मेशन हुआ है, ये सारा हुआ है डर्मिस में, है ना। बट ये जो है ये एपिडर्मिस को चीरता हुआ यहाँ पे पूरा बाहर आ गया। ये एपिडर्मिस है लेयर, उससे ये बाहर आया है, ठीक है। सो अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो इंटेगुमेंट की बात करते हैं, बोनी फिशेस की, मतलब बोनी फिशेस की स्किन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने देखा जो जैसे कॉन्ड्रोसाइट्स थे, जो इसके शार्क्स वगैरह थे, उनकी स्किन में क्या देखा हमने कि जो एपिडर्मिस है उसको पाइट्स करती हुई, उसमें होल करती हुई, उसको चीरती हुई हमारी जो प्लाकॉइड स्केल है वो आ रही है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलेगा। भले ही हो सके आपको देखने में धोखा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, जो डर्मल्स में ही वो होते हैं, जो भी स्केल्स है वो बनते हैं, ठीक है। और डर्मल में बन के वो इसके जो एपिडर्मिस है उसके नीचे वाली लेयर्स में प्रेजेंट होती है, बट वो पूरी एपिडर्मिस के बाहर नहीं आती। इस एपिडर्मिस के जो नीचे वो आती है तो एक इम्प्रेशन देती है, एक रफ इम्प्रेशन देती है वो बॉडी को, जिससे जो बॉडी जो होती है थोड़ी हार्ड लगती है, थोड़ी वो लगती है, डरावनी सी लगती है, हॉरेबल लगती है ना, जिसके वजह से। तो इसलिए वो जो लेयर्स होती हैं, जो स्केल्स होते हैं, वो एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, ना कि एपिडर्मिस के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। डर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक है। द डर्मिस ऑफ द बॉडी फिश इज डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डीपर लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जैसे अभी तक सब में देखता है हम, ठीक है। उसमें जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, लूज भी प्रेजेंट होते हैं और डेंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स से प्रेजेंट होता है। इसमें 2 लेयर्स में प्रेजेंट होता है, सीधा सीधी 2 लेयर्स में कर दिया है कि जो ऊपर वाली लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की होती है और जो अंदर वाली लेयर होती है वो डेंस कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू की होती है। उससे क्या होता है, जो डेंस होती है उससे बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड होती है और जो लूज होती है तो उससे बॉडी को जो होता है स्विम करने में
मूव करने में थोड़ा आसानी होती है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड होती है, थोड़ा बॉडी जो होती है सख्त बनती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है। इनकी बॉडी में क्रोमेटोफोर्स जो भी वो कलर सेल्स होते हैं, पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, वो सारे डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट ऑफ द डर्मिस इज द स्केल्स, ठीक है। द स्केल ग्रो एट द मार्जिनल एंड ओवर द लोअर सरफेस विच आर लाइन ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सीजन द फिश हैव्स लीव। इनके बॉडी में क्या होता है, जो लाइनिंग होती है अंदर, जो डर्मिस साइड में जो लाइनिंग होती है, तो उसमें स्केल्स ग्रो होते रहते हैं, मतलब हर साल ग्रो होते रहते हैं, नए स्केल्स जो सबके बनते रहते हैं। जैसे हमारी सेल्स है वो भी तो बनती रहती है, चोट लगती है फिर बन जाती है, चोट लगती है फिर बन जाती है ना। तो सिमिलरली जो होती है स्केल्स जो होती है डेवलप होती रहती है। और वो जितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्केल्स की, जितने ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती है उससे पता चलता है कि ये फिश कितनी पुरानी है, मतलब कितने सीज़न इसने जी लिया है, कितनी ज़्यादा ये पुरानी है। उसके जो उम्र का अंदाज़ा है वो फ़िश के उस जो स्केल्स की जो लाइनें ग्रो होती हैं उससे समझ में आ जाता है। जैसे हमारे नेल्स हैं, है ना, हम तो नेल्स काट देते हैं, अब जैसे आपने किसी किसी के नेल्स देखे होंगे वो बढ़ाते रहते हैं ना। तो सिमिलरली जो इनके स्केल्स होते हैं वो ग्रो होते रहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये फिश कितनी पुरानी है। मतलब जैसे किसी किसी में अगर साल में 2 लाइनें आती है, तो अगर 4 लाइनें तो समझ में आ जाएगा ये फिश जो है 2 साल पुरानी है। अगर 6 लाइनें हैं तो फिश ये है ये 3 साल पुरानी। तो सिमिलरली उसके स्केल्स की लाइन से देख के पता लगाया जाता होगा कि जो फिश है वो कितनी पुरानी है, ठीक है। द डर्मिस इज वेस्कुलर एंड परमेबल एंड इज इन अ स्मॉल फिश पार्टिसिपेटेड इन गैस एक्सचेंज। जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनमें गैस एक्सचेंज का भी काम करती है, हाईली वेस्कुलाइज्ड होती है, ठीक है। द एपिडर्मिस कंटेन मैनी म्यूकस ग्लैंड, म्यूकसेस हेल्प रिड्यूस फिक्शन एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। Some fishes have poisonous gland or glandular gland that secrete the irritating alkaloids. ये alkaloids बेसिकली एक पॉइजनस सिक्रीशन बोलते हैं, alkaloids को पॉइजनस सिक्रीशन बोलते हैं। किसी भी तरीके का पॉइजन सिक्रीट करना है उसे हम alkaloids बोलते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस में जो होते हैं बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें म्यूकस ग्लैंड आता है और आपका पॉइजन ग्लैंड आता है। किसी किसी फिश के पास पॉइजन ग्लैंड होता है। बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो फिश टू फिश डिफर करता है, ठीक है। जो ये म्यूकस होता है ये हेल्प करता है, मतलब वही फ्रिक्शन में हेल्प करता है, जैसे प्लाकोइड स्केल्स हेल्प कर रहे थे फ्रिक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो म्यूकस है, क्योंकि इसके स्केल्स तो बाहर नहीं है, इसके स्केल्स तो अंदर है, तो जो म्यूकस है वो फ्रिक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एपिडर्मिस में ही आपको इतनी सारी वो सेल्स मिल जाएंगी, ग्लैंड्स दिख जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्यूटिकल की लेयर दिख जाएगी, ठीक है। सो आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।